जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व को समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है क्योंकि सीधे लिखा हुआ है सिलेबस में। तो और व्यक्तित्व से पहले भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे टांट्या मामा से पहले क्वेश्चन आए हैं, भीमा नायक से पहले क्वेश्चन आए हैं, तो आगे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि यूट्यूब जिस प्रकार से वर्क करता है ना, ये हम कई बार आपको वीडियो में समझा चुके हैं, तो आप कम से कम इतनी हेल्प तो हमारी कर ही सकते हो। ये योगदान आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारा कंटिन्यू वीडियो लाना आपके लिए जरूरी है ना, वैसे ही आपका हर एक वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हमारे लिए जरूरी है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हमें देखनी है। देखो, सर्वाधिक जनजातियां क्या है, मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं, इसलिए जो मध्य प्रदेश है उसको जनजातियों का घोंसला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजातियों का घोंसला कहा जाता है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है। मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व को निम्न भागों में बांट के देख सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व, कला और संस्कृति से संबंधित। तो क्या होता है, कोई भी पर्सन है ना, तो उसका एक विशेष क्षेत्र होता है कि वो किस क्षेत्र में कार्यरत रहा है, तो ऐसे करके इनका विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम उन ऐतिहासिक एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व को देखेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें हमारा जो पहला महत्वपूर्ण नाम है वो है संग्राम साय। क्या है? संग्राम साय। ये गौड़ जनजाति से संबंधित है। पहले तो यही याद रखना है कि किस जनजाति से संबंधित है संग्राम साय, गौड़ जनजाति से। और ये शासक हुआ करते थे, गौड़ शासक। इनका जो मूल नाम है अमहरदास था। तो पूछा जा सकता है संग्राम साय का मूल नाम क्या था? अमहरदास था। 52 किलो की विजय के उपलक्ष्य में ही नरसिंहपुर का चौरागढ़ फोर्ट का निर्माण इन्होंने ही कराया था, संग्राम साय ने। और संग्राम साय की रचना जो है रस रतन माला संस्कृत में लिखी है इन्होंने। कौन सी रचना है? रस रतन माला संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। राजा शंकर साय की बात करें तो राजा शंकर साय भी गौड़ जनजाति से संबंधित हैं। ये भी गौड़ शासक रहे हैं और इनका संबंध जबलपुर से रहा है। तो राजा शंकर साय गौड़ जनजाति से संबंधित हैं, गौड़ शासक रहे हैं, जबलपुर से संबंधित हैं। और 1857 की क्रांति में इन्होंने जबलपुर में नेतृत्व भी प्रदान किया था, राजा शंकर साय ने। तो पहले हमने संग्राम साय के बारे में जाना है ना। अमरदास संग्राम साय का मूल नाम था और रस रतन माला इनकी रचना थी। साथ ही हमने राजा शंकर साय के बारे में भी जाना और इन्होंने 1857 में जबलपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। अब हम आते हैं रघुनाथ साय पे। यह भी गौड़ शासक रहे हैं, रघुनाथ साय। ये भी जबलपुर से संबंधित हैं। ये शंकर साय के पुत्र थे। कौन? रघुनाथ साय। 1857 की क्रांति में अपने पिता को इन्होंने सहयोग किया है। तो देखो, पहले संग्राम साय आए, फिर राजा शंकर साय आए, है ना, जबलपुर के गौड़ शासक थे। और फिर रघुनाथ साय आए जो कि शंकर साय के पुत्र थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया है? अपने पिता शंकर साय की सहायता की थी, सहयोग किया था। रानी कमलापति, जिनके नाम पर कमलापति रेलवे स्टेशन बनाया गया है, नाम रखा गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। ये गौड़ जनजाति से संबंधित है, रानी कमलापति। भोपाल के आसपास के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है और अंतिम गौड़ शासिका माना जाता है इनको, कि जो रानी कमलापति हैं ये अंतिम गौड़ शासिका थी। भोपाल की अंतिम हिंदू रानी भी इन्हीं को माना जाता है। भोपाल की अंतिम हिंदू रानी रानी कमलापति को माना जाता है। भोपाल में रानी कमलापति स्मारक है तथा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। टांट्या भील की बात करें, टांट्या भील, तो ये भील जनजाति से संबंधित हैं और इनका जो क्षेत्र है पूर्वी निमाड़ इनका क्षेत्र रहा है। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि इनको अंग्रेजों ने दी थी। इसको टांट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। टांट्या भील जो है इनका समाधि स्थल पाताल पानी इंदौर में है। कहाँ पर है? पाताल पानी इंदौर में टांट्या भील का समाधि स्थल है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो देखो क्या क्या याद रखना है टांट्या मामा के बारे में। एक तो ये याद रखना है कि 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी इंडियन रॉबिन हुड की। इनका समाधि स्थल पाताल पानी इंदौर में है और शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके लिए इनके नाम से सम्मान भी दिया जाता है। इनका क्षेत्र जो है वो पूर्वी निमाड़ है और भील जनजाति से संबंधित है।
अब हम आते हैं खाज्या नायक पे। तो टांट्या मामा के बाद जो भील जनजाति का दूसरा महत्वपूर्ण नाम है खाज्या नायक है, और इनका क्षेत्र भी निमाड़ क्षेत्र था। निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्हीं ने किया था, खाज्या नायक ने। 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी युद्ध में शहीद हुए हैं खाज्या नायक। कब? अम्बापानी के युद्ध में 11 अप्रैल 1858 में खाज्या नायक शहीद हो गए थे। 11 अप्रैल को खाज्या नायक शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण नाम है भीमा नायक। ये भील जनजाति से संबंधित है और इनका क्षेत्र था पश्चिमी निमाड़। जिला कौन सा था? बड़वानी। निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है इसको, भीमा नायक को। तो इंडियन रॉबिन हुड टांट्या भील है ना, और निमाड़ के रॉबिन हुड भीमा नायक। बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो आप सही आंसर करेंगे बड़वानी जिले का सेंधवा क्षेत्र। अम्बापानी युद्ध में भी इनकी भूमिका रही है, और 2 अप्रैल 1868 ईस्वी को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर सजा के लिए पोर्ट ब्लेयर भेजा गया था इनको। अगला नाम है विष्णु सिंह उइके, जो कि गौड़ जनजाति से संबंधित है। कौन? विष्णु सिंह उइके जो हैं गौड़ जनजाति से संबंधित हैं। इनका क्षेत्र है सायपुर क्षेत्र। इनका जन्म जो है वो बैतूल के गांव बंजारी ढाल में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी सायपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया है। तो घोड़ा डोंगरी सायपुर विद्रोह से विष्णु सिंह उइके का संबंध रहा है, और ये गौड़ जनजाति से संबंधित है। बंजारी सह कोरकू जो हैं, बंजारी सह कोरकू कोरकू जनजाति से संबंधित हैं। कौन? बंजारी सह कोरकू कोरकू जनजाति से संबंधित है, और इनका जिला रहा है बैतूल। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930 में नेतृत्व करता रहे थे बंजारी सिंह कोरकू। 1930 के जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह है उसमें नेतृत्व करता रहे थे बंजारी सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू का संबंध भी घोड़ा डोंगरी के बैतूल जिले 1930 के जंगल सत्याग्रह का आयोजन इन्होंने ही किया था। गंजन सिंह कोरकू ने, ये भी कोरकू जनजाति के हैं और इनका जिला भी बैतूल ही है। गांधीवादी विचारक हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। तो समझेंगे फिर और क्या, यहाँ तक का रिवीजन कर लेते हैं एक बार दोबारा से, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने खाज्या नायक के बारे में देखा। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये भील जनजाति से संबंधित हैं। कौन? खाज्या नायक जो हैं ये भील जनजाति से संबंधित हैं। किससे? भील जनजाति से संबंधित हैं, और ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ से? निमाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। इनके बारे में विशेष रूप से याद रखना है कि ये अम्बापानी के युद्ध में शहीद हो गए थे, और 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र में खाज्या नायक ने क्या किया है? नेतृत्व किया है। भीमा नायक का नाम देखा हमने, इनका भी अम्बापानी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और निमाड़ का रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता है। ये भी भील जनजाति से संबंधित हैं। पश्चिमी निमाड़ इनका क्षेत्र रहा है ना। इतनी चीजें याद रखनी है। और विष्णु सिंह उइके के बारे में हमने देखा, ये जो घोड़ा डोंगरी सायपुर विद्रोह था इसमें अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सहयोग किया था। और बंजारी सिंह कोरकू घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से संबंधित हैं, साथ ही गंजन सिंह कोरकू ने इसका नेतृत्व किया था। और अब हम बात करते हैं बादल भोई की। बादल भोई जो है ये छिंदवाड़ा से संबंधित हैं। इनका जन्म जो है 1845 में हुआ है बादल भोई का, और कहाँ? डुंगरिया में, जिला छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा जिले के एक क्रांतिकारी जनजाति नेता हैं बादल भोई। आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। तो कहाँ है बादल भोई? आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। निहाल सिंह कोरकू। कौन? निहाल सिंह कोरकू कोरकू जनजाति से संबंधित हैं। निहाल सिंह कोरकू जो है कोरकू जनजाति से संबंधित हैं, और नेमावर के सिकंदरी खेड़ा महल के माल गुजारी थे निहाल सिंह कोरकू। 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह में कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया है इन्होंने। किन्होंने? निहाल सिंह कोरकू ने। रानी फूल कुंवर की बात करें तो ये गौड़ जनजाति से संबंधित है, और 1857 क्रांति का इन्होंने भी नेतृत्व किया है। तो ये तो था, हमने एक शॉर्ट रूप में देखा है ना, एक नज़र में। अब हम इनको विस्तार से समझेंगे कि क्या क्या इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला महत्वपूर्ण नाम है संग्राम साय। क्या है? संग्राम साय। संग्राम साय जो है गोंडवाना के गड़ा साम्राज्य के शासक का शासनकाल गौड़ राज्य का नाम गौड़ राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो जो संग्राम साय हैं 1882 से 1532 इनका समय रहा है। इनका जो शासन काल है उसको गौड़ राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। संग्राम साय जिन्हें अकबरनामा में अमान दास कहा गया है, तो यह भी पूछा जा सकता है, संग्राम साय को अकबरनामा में क्या कहा गया है? अमान दास कहा गया है।
उनका प्रारंभिक नाम अमनदास या अमहरदास था। तो संग्राम सहाय का प्रारंभिक नाम अमहरदास या अमनदास था और बाद में 52 गढ़ों को जीतकर संग्राम सहाय की उपाधि धारण की थी। संग्राम सहाय राजगौड़ वंश संग्राम सहाय जो हैं वो राजगौड़ वंश का 48वां शासक था। इसके पिता अर्जुन सिंह थे। कौन थे? अर्जुन सिंह इसके पिता थे। गौड़ साम्राज्य के विस्तार हेतु संग्राम सहाय ने गढ़ा के 52 किलों को जीता तथा इस जीत के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर में चौरागढ़ फोर्ट बनवाया था। तो यह पूछा जा सकता है कि नरसिंहपुर का चौरागढ़ फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था? तो संग्राम सहाय ने बनवाया था। संग्राम सहाय को कला के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है और रस रत्न माला उनके द्वारा लिखी हुई रचना है। संस्कृत में लिखा गया है रस रत्न माला को। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम है वो है राजा शंकर सहाय। क्या है? राजा शंकर सहाय। गढ़मंडला के अंतिम गौड़ राजा शंकर सहाय का जन्म जो है गढ़मंडला के अंतिम गौड़ राजा शंकर सहाय का जन्म जो है 1783 में हुआ था। इनके पिता सुमेर सहाय थे और यह महारानी दुर्गावती के वंशज थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। कहाँ से? जबलपुर से। राजा शंकर सहाय ने 1857 की क्रांति में जबलपुर से नेतृत्व किया था। इनके पुत्र थे रघुनाथ सहाय। तो जो शंकर सहाय हैं उनके पिता थे सुमेर सहाय और पुत्र थे रघुनाथ सहाय। 1857 की क्रांति में सहयोग दिया है। 1857 की क्रांति के समय शंकर सहाय कंपनी के पेंशनर थे और पुरबा में अपने पुत्र रघुनाथ सहाय के साथ निवास कर रहे थे। उन्होंने 11 जुलाई 1857 को असंतुष्ट सैनिक 11 जुलाई 1857 को असंतुष्ट सैनिक, जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर सैनिकों की 52वीं पलटन को भी अपने साथ मिलाया और समूचे महाकौशल में क्रांति को प्रसारित किया। तो इन्होंने राजा शंकर सहाय ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जिनमें जिनमें असंतोष भरा हुआ है, जैसे सैनिक हो गए, जमींदार हो गए, मालगुजार हो गए, कुछ बुद्धिजीवी हो गए, उन सबको 11 जुलाई 1857 को महाकौशल क्षेत्र में क्या किया? विद्रोह शुरू करने के लिए प्रेरित किया। खुशाल चंद्र नामक गद्दार राजमहल की सभी जानकारियां अंग्रेजों को देता था। तो इनके समय एक खुशाल चंद्र नामक गद्दार था, ये राजमहल की सारी जानकारियां जो है वो अंग्रेजों को देता था। ये खुशाल चंद्र जैसे लोग ना आज भी पाए जाते हैं, है ना, कहीं ना कहीं आपके आसपास देखने को ही मिलेंगे। तो पता नहीं चलता है कि ये तब पता चलता है जब कांड हो जाना होता है, उसके बाद ही पता चलता है कि अच्छा हमारे पास ना हमारे आसपास कोई इस प्रकार का गद्दार भी था। तो इनसे बच के रहना है, लोगों से कम जुड़ो, है ना। कोशिश करो कि किसी से नहीं जुड़ना है, अकेले जीना है, सबसे अच्छा जीवन है। सफलता का सबसे अच्छा रास्ता है आप अकेले चलिएगा, है ना। और सही रास्ते पर चलिएगा, बस सही रास्ता चुन लीजिए और अकेले चलिएगा तो आप जरूर पहुंचोगे वहां पर जहां आप जाना चाह रहे हैं। लेफ्टिनेंट क्लार्क ने अपना वफादार चपरासी भद्रसिंह को नकली फकीर बनाकर राजमहल भेजा, है ना। और अंग्रेजों ने 14 सितंबर 1857 ईस्वी को राजा शंकर सहाय युवराज रघुनाथ सहाय को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। शंकर सहाय और रघुनाथ सहाय को जेल जाने के बाद रानी फूलकुंवर देवी ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को शंकर सहाय एवं रघुनाथ सहाय को तोप से बांधकर तोप चला दी गई। शंकर सहाय के 1857 की क्रांति में किए गए कार्यों का उल्लेख WCI अर्काइन ने नैरेटिव ऑफ इन्वेस्ट अटेंडिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्टर्बेंसेज एंड द रिस्टोरेशन ऑफ अथॉरिटी इन द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज इन 1857-58 में किया है। इतना बड़ा तो नाम ही याद नहीं रहेगा, है ना। तो क्या करना है, WC अर्काइन का नाम याद रखो कि उन्होंने उल्लेख किया है इनका, बस। और बड़ा सा नाम आ जाए तो लगा देना फिर WC अर्काइन, एक दो बार पढ़ लेना बस। शंकर सहाय एवं रघुनाथ सहाय की स्मृति में जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक बनाने की भी घोषणा की गई है। तो देखो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा था संग्राम सहाय के बारे में, फिर हम आए शंकर सहाय के बारे में। इन्होंने जबलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। महारानी दुर्गावती के ये वंशज हैं और इनके पुत्र का नाम था रघुनाथ सहाय जिन्होंने क्रांति में इनका सहयोग किया था। इनके यहाँ एक गद्दार था खुशाल चंद्र जो कि वर्तमान में भी पाए जाते हैं, है ना। और लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपना चपरासी एक भद्र से इनके यहाँ नकली राजमहल में भेजा था। ये पकड़े गए थे, है ना। तो बंदी बनाकर इनको जेल में डाला गया 14 सितंबर 1857 को और इनको तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। साथ ही जब ये जेल में थे तो उस समय रानी फूल कुंवर थी, जो फूल कुंवर देवी, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था।
अब हम युवराज रघुनाथ साय के बारे में देखेंगे। शंकर साय के पुत्र हैं। इन्होंने अपने पिता शंकर साय के साथ 1857 की क्रांति में जबलपुर में नेतृत्व किया है। रानी कमलापति भोपाल में अंतिम गौड़ शासिका रानी कमलापति जो कि अंतिम हिंदू शासिका भी रही हैं। जन्म इनका सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह के सरौतिया के यहाँ हुआ था और रानी कमलापति घुड़सवारी मल्लयुद्ध तीर कमान चलाने में दक्ष थी। इनका विवाह जो है गिन्नौरगढ़ के गौड़ राजा निजाम शाह के साथ हुआ था। तो रानी कमलापति का जो विवाह है वो गिन्नौरगढ़ के राजा गौड़ राजा निजाम शाह के साथ हुआ था। निजाम शाह की हत्या उसके भतीजे बाड़ी के शासक आलम शाह के द्वारा की गई। राजा निजाम शाह की मौत के बाद आलम शाह चैनशाह ने गिन्नौरगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। रानी कमलापति ने अपने 12 वर्षीय बालक नबल शाह के साथ भोपाल महल में शरण ली और दोस्त मोहम्मद खान से सहायता मांगी। दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ पर आक्रमण किया और आलम शाह की हत्या कर दी। रानी कमलापति ने जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग कर दिया। 1702 ईस्वी में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे कराया। तो पूछा जा सकता है कमलापति महल का निर्माण किसने कराया, तो निजाम शाह ने कराया था। भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1989 में रानी कमलापति महल को संरक्षण में ले लिया है और रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी भी मानी जाती है। भोपाल में रानी कमलापति स्मारक एवं हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी कर दिया गया है। तो इतनी चीजें याद रखनी है। तो देख लेते हैं रानी कमलापति के बारे में क्या क्या याद रखना है। एक तो अंतिम गौड़ शासिका है, ये याद रख लेना है ना। और इनका जन्म हुआ था सीहोर रियासत में। इनकी जो शादी है गिन्नौरगढ़ के राजा गौड़ राजा निजाम शाह से हुई है, तो यह भी याद रखना है ना। और इसके निजाम शाह के जो भतीजे थे उन्होंने निजाम शाह की हत्या कर दी और आलम शाह और चैन शाह ने गिन्नौरगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। उनसे बचने के लिए रानी कमलापति भागी वहां से और नबल शाह अपना जो पुत्र था 12 वर्षीय उसको लेके और दोस्त मोहम्मद खान के यहाँ शरण ली। दोस्त मोहम्मद खान ने इनको शरण दी और गिन्नौरगढ़ पर आक्रमण किया और आलम शाह की हत्या कर दी। रानी कमलापति ने जल समाधि लेकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जो निजाम शाह थे उन्होंने कमलापति महल का निर्माण कराया था। और इतना ही बस याद रखना है, कमलापति अंतिम हिंदू शासिका थी। और साथ ही कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में भी याद रख लेना। अब हम देखेंगे टांट्या भील के बारे में, तो इनको भी देखेंगे बड़े ध्यान से। टांट्या भील जो हैं इनका जन्म जो है पूर्वी निमाड़ की पंधाना तहसील के बरदा गांव में हुआ था। तो आपको इनका जन्म स्थान याद रखना है। एक तो 1842 में हुआ है इनका जन्म। कहाँ हुआ है? पूर्व निमाड़ की जो पंधाना तहसील थी वहाँ पर। कब? 1842 के बरदा गांव में हुआ है। इनका जो वास्तविक नाम है तांत्या भील है। क्या है? तांत्या भील इनका वास्तविक नाम है, जिसे अंग्रेजों ने टांट्या कर दिया है। इनके पिता भाऊ सिंह भील थे। और तो टांट्या भील के पिता का नाम याद रखना है, भाऊ सिंह भील। आदिवासी नायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टांट्या मामा को टांट्या या टुंड्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका एक नाम ये भी है कि टुंड्रा या टांट्या आपको याद रखना है। आदिवासी घरों में टांट्या भील को देवताओं की तरह पूजा की जाती है और तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला पद्धति में पारंगत बनाया था। तो जो टांट्या भील हैं इनको तात्या टोपे ने शिक्षा दी है किसकी? गुरिल्ला पद्धति की पारंगत बनाया था। टांट्या भील ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तब वे महज 15 वर्ष के थे। उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। तो जो टांट्या भील हैं इनको इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि मिली हुई है। अच्छा, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और ये मैं भी देखूंगी किस किस को याद हैं चीज़ें, किसको नहीं है। आप लोग ना बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं दिखाते, वैसे एक्टिव से नहीं रहते हो। ब्रिटिश हुकूमत ने 7 वर्ष के परिश्रम के पश्चात 1888-89 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह का इन पर मुकदमा चला और 4 दिसंबर 1889 को इन्हें फांसी दे दी गई। इनका जो समाधि स्थल है पाताल पानी इंदौर में बना है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2008 ईस्वी में पहला सम्मान श्री राजाराम मौर्य को मिला था, जो कि देवास से संबंधित हैं। इनके सम्मान में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये थी जानकारी टांट्या मामा से संबंधित। एक बार दोबारा से देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएं। हमने टांट्या भील जब इनको देख रहे थे तो हमने देखा 1842 में जन्म हुआ है। 1857 की क्रांति में 15 वर्ष की उम्र में ही ये शामिल हो गए थे। और इनका वास्तविक नाम तांत्या है। क्या है? तांत्या भील इनका वास्तविक नाम है।
भाऊ से भील के ये पुत्र थे और इनको निमाड़ का गौरव कहा जाता है। टांट्या और टुंड्रा नाम से भी इनको जाना जाता है। टांट्या भील जो हैं, इनको आदिवासी अपने घरों में देवताओं की तरह पूजते हैं। तात्या टोपे से इन्होंने गोरिल्ला पद्धति की जान सीख ली थी। और टांट्या भील ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है इनको। 7 वर्ष के परिश्रम के बाद अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और इनको फांसी दे दी गई। पातालपानी इंदौर में इनका समाधि स्थल बनाया गया है। इनके सम्मान में जो मध्य प्रदेश शासन शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो उनको जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान भी दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और पहला सम्मान 2008 में दिया गया था किसको? श्री राजाराम मौर्य को। पातालपानी रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। खाज्या नायक की बात करें तो खाज्या नायक का जन्म जो है, जन्म वर्ष 1830 में निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में एक भील परिवार में हुआ है। तो खाज्या नायक का जन्म हुआ है निमाड़ क्षेत्र में, किस परिवार में? भील परिवार में हुआ है और सांगली ग्राम में हुआ है। तो ये याद भी रखना है। और 1830 में हुआ था खाज्या नायक का जन्म, ये भी याद रखना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको ये दे दें कि हमारी जो यूनिट 1 है प्रारंभिक परीक्षा की, जिसमें संकल्पनाएँ हैं, तो उसके वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, है ना। 1-2 दिन में उसके वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करोगे तो जल्दी से सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। जब व्यूज नहीं आते हैं ना, तो मनोबल गिर जाता है यार। ये हम कई बार आपको बता तो चुके हैं, और आप लोग भी जानते हो कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है, इसको भी हम कई बार बता चुके हैं। तो आप सभी को लाइक करना है। देखते हो आप लोग 500 1000 लोग देखते हो, लेकिन लाइक आते हैं 27-28 से ज़्यादा आते नहीं हैं, तो मन गिरता है फिर, है ना। जो खाज्या नायक हैं, निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व तो खाज्या नायक ने किया है। देखो, 1830 में इनका जन्म हुआ होगा, है ना। 1830 में इनका जन्म हुआ है। 1857 कितने आसपास का समय है ना, 1830 से 40, 50 और 57, 27 वर्ष का समय में, 27 वर्ष की एज में ये क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और अभी आज की जनरेशन क्या कर रही है कि बस यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो देख रहे हैं, जो जिनकी भाषा ही ठीक नहीं है, उनको देखने में मज़ा आ रहा है। यहाँ वहाँ चौराहों पर बैठे रह रहे हैं, गुटखा पान मसाला खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। वो ये क्या है? उस समय सोचो, इनसे मोटिवेशन लो। खाज्या नायक हो गए, टांट्या भील हो गए, आदिवासी जननायक जो है ना, उनसे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए बेटा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अपने जीवन का कुछ नैतिक मूल्यों को बनाओ, उनको स्थापित करो कि हाँ, हमें इन पर चलना है, उनको पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है अपने अपने माता पिता की। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि सिर्फ आपकी एज ही नहीं बढ़ रही है, आपके माता पिता की भी एज कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, वो बूढ़े हो रहे हैं। उनके सपनों को समय रहते पूरा कीजिए, आप अपना जी जान लगाइएगा अपने सपने को पूरा करने में। 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों का नेतृत्व जो है वो खाज्या नायक ने भी किया है। आदिवासी क्रांतिकारी खाज्या नायक के पिता गुमान नायक अंग्रेजों के चौकीदार थे। पिता की मृत्यु के पश्चात चौकीदारी का पद जो है वो पुत्र खाज्या को प्राप्त हुआ। खाज्या नायक अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हुए, जहां उन्हें सेंधवा जामाती चौकी से सिरपुर चौकी तक के 20 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया। अंग्रेज सरकार ने खाज्या नायक पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया और 11 अप्रैल 1858 ईस्वी को बड़वानी और सिलावत के बीच स्थित अम्बापानी गांव में अंग्रेजों एवं भील सेना का युद्ध हुआ, जिसमें खाज्या नायक के पुत्र दौलत सिंह मारे गए तथा कर्नल जेम्स आउट्रम ने खाज्या नायक को मार दिया। तो अम्बापानी के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये याद रखना है। कहाँ कब हुआ था अम्बापानी का युद्ध? 1858 में हुआ था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाज्या नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 अप्रैल को खाज्या नायक शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, भीमा नायक। मध्य प्रदेश में आदिवासियों में 1857 की क्रांति की चेतना जागृत करने वालों में भीमा नायक का नाम सर्वोपरि आता है। भील योद्धा भीमा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ रियासत के बड़वानी जिले के पंचमोहली गांव में 1840 में हुआ था। तो भीमा नायक जो है, इनका जन्म हुआ है 1840 में। कहाँ? पंचमोहली गांव, ये बड़वानी जिले के अंतर्गत आता था। इनके पिता का नाम धनसिंह था और माता का नाम सुरती था। भीमा नायक 1857 की ईस्वी के पहले बड़वानी रियासत के सहायक थे। उनके पास एक सेना थी। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। तो पूछा जाए, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? भीमा नायक को कहा जाता है। इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? अभी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले, तो आप कमेंट करेंगे। क्योंकि उन्होंने पहला विद्रोह जो है वो सेठ साहूकारों के विरुद्ध किया था, इसलिए इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है।
तात्या टोपे से भेंट के पश्चात भीमा नायक ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निमाड़ क्षेत्र में प्रसारित किया। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में किया, जो बाद में खानदेश तक प्रसारित हुई। और भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें उल्लेखनीय हैं पंचसाबल की लड़ाई। तो ये याद रखनी है, पंचसाबल की लड़ाई जो कि 24 अगस्त 1857 को हुई। 11 अप्रैल 1857 को अम्बा पानी की लड़ाई हुई है ना। 4 फरवरी 1859 को धाधा बावड़ी की लड़ाई, और एक बार दोबारा से पंच बावली की लड़ाई हुई है। पहले पंच सावल और पंच बावली की लड़ाई हुई है 9 फरवरी 1859 को। तो 1859 में 2 लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने और 1857 में 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वस्तुतः अम्बापानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया। 2 अप्रैल 1868 ईस्वी को अंग्रेजों ने सतपुड़ा के जंगलों में भीमा नायक को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर भेज दिया, जहां उनको काला पानी की सजा दी गई, साथ ही फांसी की सजा भी दी गई। बड़वानी सिलावद मार्ग पर धुआबा बावड़ी गांव के पास पहाड़ पर भीमा नायक की गड़ी है, जहां हाल ही में भीमा नायक का स्मारक बनाया गया है। कहां पर? बड़वानी सिलावद मार्ग पर धुआबा बावड़ी के पास। अब हमें देखना है बीरसा गौड़ को। किसको? बीरसा गौड़ को हम देखेंगे। वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा, थोड़ी सी हाई कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा दिखे। बीरसा गौड़ नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने वाले क्रांतिकारी थे। बीरसा गौड़ 19 अगस्त 1942 ईस्वी में बैतूल के जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है। बीरसा गौड़ ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेल की पटरियां उखाड़ी, पुलिस थाने एवं लकड़ी के डिब्बों में आग लगा दी। पुलिस एवं वन अधिकारियों द्वारा बिना चेतावनी के गोली चलाने के कारण गोली लगने से बीरसा गौड़ की मृत्यु हो गई थी। तो बीरसा गौड़ को आपको याद रखना है, एक तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि उसको क्या नेतृत्व किया, और 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित हैं बीरसा गौड़। अगला नाम है विष्णु सेन उइके। ये गौड़ हैं। कौन है? गौड़ है, जनजाति संबंधित हैं। विष्णु सेन उइके का जन्म जो है बैतूल के बंजारी ढाल में हुआ है, और घोड़ा डोंगरी साहेबपुर क्षेत्र में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। विष्णु सेन गौड़ ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। बंजारी से कोरकू, ये बंजारी से कोरकू घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1930 में जो हुआ था, नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू के सहयोगी थे, और बंजारी सिंह कोरकू ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो बंजारी सिंह कोरकू जो है, इनको आपको घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के लिए 1930 में जो हुआ है उसके लिए आपको याद रखना है। गंजन सिंह कोरकू जो हैं गांधीवादी विचारक, स्वतंत्रता संग्रामी। उनका जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में हुआ और छतरपुर गांव में हुआ है। गांधी जी के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी में 1930 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह का आयोजन गंजन सिंह कोरकू ने ही किया था। सन 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने गंजन सिंह पर 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया। सन 1963 ईस्वी में गंजन सिंह कोरकू की मृत्यु हो गई, और बैतूल के जंगल सत्याग्रह को टुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसी जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह कोरकू के साथ ही बंजारी सिंह कोरकू ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो पूछा जाए गंजन सिंह कोरकू की मृत्यु कब हुई है, तो 1963 में हुई है ना। और घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन ही इन्होंने ही किया था। इन पर 500 रुपये का इनाम अंग्रेजों ने रखा था। बादल भोई, इनका जन्म जो है डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में हुआ है। तो डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में, और 1845 में हुआ था बादल भोई का जन्म। बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के एक क्रांतिकारी जनजाति नेता थे। इन्हीं के नाम पर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो है वो छिंदवाड़ा में है। तो ये पूछा जा सकता है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। इस जनजातीय संग्रहालय की जो शुरुआत है 20 अप्रैल 1954 में हुई थी। 1975 में इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का नाम दिया गया, और 8 सितंबर 1997 ईस्वी को इसका नाम बदलकर बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कर दिया गया। निहाल सिंह कोरकू नेमावर के सिकंदरी खेड़ा महल के मालगुजारी थे। तो पूछा जाए नेमावर के सिकंदरी खेड़ा महल के मालगुजारी कौन थे? निहाल सिंह कोरकू थे। 1882 में बुंदेला विप्लव में कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था इन्होंने। देवी सिंह गौड़ की बात करें तो देवी सिंह गौड़ जबलपुर जिले की नन्नी कोड़ा कटंगी के मालगुजार थे। जबलपुर जिले की जो नन्नी कोड़ा कटंगी थी उसके मालगुजार थे देवी सिंह गौड़। अंग्रेजों से युद्ध किया है इन्होंने 1857 में। साहेपुर, जवेरा, संग्रामपुर, मंझोली, कटंगी में अपना वर्चस्व स्थापित किया है।
अलगपुर की 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिकों ने इनका साथ दिया है। इनके साथ इनके पुत्र गिरवर सिंह ने अम्बापानी के नवाब आदिल मोहम्मद खान के साथ मिलकर अंग्रेजों से विद्रोह किया है। तो आपको देखो याद रखना है कि जो देवी सिंह गौड़ हैं जबलपुर ज़िले से संबंधित हैं और जबलपुर ज़िले की नन्ही कोड़ा से। 1857 में अंग्रेजों से इन्होंने युद्ध किया है ना। इन्होंने जो है अलगपुर की 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिकों के साथ ने इनका साथ दिया था। और इनके जो पुत्र थे देवी सिंह गौड़ के गिरवर सिंह अम्बापानी के नवाब आदिल मोहम्मद खान के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। अगला नाम है इमरत भाई सरेआम। इनको सरेआम भी कहा जाता है, इमरत भाई सरेआम। जन्म इनका 9 जुलाई 1836 में हुआ है। तो 9 जुलाई 1836 में इमरत भाई सरेआम या सरेआम का जन्म हुआ है। कहाँ पर? उमराठी में, नवेगांव के पास उमराठी में। ये अचूक तीरंदाज थे। तात्या टोपे के साथ उनके सहायक हर्रा कोट के जागीरदार महावीर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया है इन्होंने। तीरंदाज थे सरेआम। कौन? सरेआम। अगला नाम है दिलराज सिंह गौड़। बुंदेला क्रांति के नायक दिलराज सिंह गौड़ ने बुंदेलखंड में अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। 1 अक्टूबर 1856 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने बुंदेला क्रांति के नायक कहलाते हैं दिलराज सिंह गौड़, है ना। और इन्होंने क्या किया है? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सरवर सिंह गौड़ जो हैं भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति में सरवर सिंह गौड़ तथा अन्य समुदायों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया है इन्होंने। तो सरवर सिंह गौड़ जो है इन्होंने भोपाल रियासत में अंग्रेजों का विरोध किया है। कमाल शाह तथा मोहम्मद शाह फुन्नर के साथ सागर के पास फांसी पर चढ़ा दिया गया था इनको, सरवर सिंह गौड़ को। कमाल शाह तथा मोहम्मद शाह फन्नर के साथ फांसी दे दी गई थी सरवर सिंह गौड़ को। कहाँ पर? सागर में। भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति में सरवर सिंह गौड़ ने अंग्रेजों का विरोध किया है। हीरालाल चांदरी जो हैं जबलपुर के पितरस ग्राम के हीरालाल चांदरी ढिल्लन साय के सहयोगी थे। तो जबलपुर के पितरस ग्राम के थे हीरालाल चांदरी, ढिल्लन साय के सहयोगी थे। कैप्टन बोलैंड द्वारा लल्ला गौड़ तथा फूल सिंह गौड़ के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। राजा महिपाल सिंह गौड़ की बात करें तो ये भुट गांव के जागीरदार थे जो कि जबलपुर के पास स्थित है। तो राजा महिपाल सिंह गौड़ जो हैं भुट गांव के जागीरदार थे और जो कि जबलपुर के पास स्थित है। राजा महिपाल सिंह गौड़ जो है 1857 की क्रांति में मंडला, रायगढ़, सायपुर, होशंगपुर, सुहागपुर और क्रांतिकारियों के साथ दिया है इन्होंने। रानी अवंतीबाई का भी साथ इन्होंने दिया है राजा महिपाल सिंह गौड़ ने। टापरू भोई जो हैं 1857 की क्रांति के नायक थे। हर्रा कोट के जागीरदार महावीर सिंह के बंदी बनाए जाने पर अंग्रेजी सेना और कुंडली ग्राम के छावनी के साथ भीषण युद्ध में मारे गए थे। बकस भाऊ गौड़ जो हैं यह महगांव मंडला के निवासी थे और 1857 की क्रांति में प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं। देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नाम बस याद रखने की ज़रूरत है। जैसे टापरू भाऊ का नाम याद रख लेना, राजा अमान सिंह गौड़, है ना, 1857 क्रांति में भाग लिया है। बकस भाऊ गौड़, शिवराज सिंह गौड़, इनका भी नाम देवरी तहसील सागर के जागीरदार थे शिवराज सिंह गौड़, इनका नाम याद रख लेना। बुंदेला विद्रोह में जैतपुर के राजा पारीक्षित का सहयोग किया है किन्होंने? तो ये किया है शिवराज सिंह गौड़ ने। बुंदेला विद्रोह में जैतपुर के राजा पारीक्षित का सहयोग किया है। रणजोड़ सिंह गौड़ की बात करें तो रणजोड़ सिंह सुथल्ला निवासी थे। कहाँ के थे? सुथल्ला निवासी थे। इन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में राजा पारीक्षित का सहयोग किया है और लल्ला गौड़ और फूलशाह गौड़ इनके सैन्य सहयोगी रहे हैं। इन पर 1000 रुपये का इनाम रखा गया था रणजोड़ सिंह गौड़ का। तो देखो रणजोड़ सिंह गौड़ के बारे में याद रखना है कि सुथल्ला निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? सुथल्ला निवासी हैं। बुंदेला विद्रोह में राजा पारीक्षित का सहयोग किया है। दूसरी चीज़, लल्ला गौड़ और फूलशाह गौड़ जो हैं इनके सैन्य सहयोगी रहे हैं। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। सीताराम कंवर भीलों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाने के लिए इन्होंने एकजुट किया था। सीताराम कंवर ने 1857 की क्रांति में विशेष सहयोग दिया है और अक्टूबर 1858 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था सीताराम कंवर को। भगवान सिंह गौड़ जो हैं कुनेरा ग्राम जबलपुर निवासी थे। कुनेरा ग्राम जबलपुर निवासी थे भगवान सिंह गौड़। 1857 की क्रांति के जनजातीय नायक थे और सागर क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित किया है इन्होंने भगवान सिंह गौड़ ने। दुलारे गौड़ की बात करें तो ये सागर निवासी थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में बंडा तहसील स्थित
सरखोए पर आक्रमण किया था। इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। दुलारे गौड़ को कहाँ के थे निवासी, ये सागर के निवासी थे। रेनो बाई जो है इन्होंने टुरिया जंगल सत्याग्रह में भाग लिया है, सिर्फ इतना ही याद रखना है इन्होंने। साथ ही 9 अक्टूबर 1930 को जंगल कानून तोड़ने उमड़े समुदाय पर गोलीबारी हुई, जिसमें रेनो बाई ने अपना बलिदान दिया था। तो टुरिया जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था 1930 में रेनो बाई ने। सोनीबाई गोंडिन जो हैं गोंडिन, इन्हें का जन्म जो है ग्राम भुआ बिछिया मंडला में हुआ था। सोनीबाई गोंडिन का 1932 में लगानबंदी आंदोलन में लगभग 5 माह तक जेल में रही हैं सोनीबाई गोंडिन। मुक्कोबाई की बात करें तो श्रीमती मुक्कोबाई ग्राम खम्मा की निवासी थी, जो कि मंडला में था। 9 अक्टूबर 1930 को ग्राम टुरिया के आदिवासी स्त्री पुरुषों पर ब्रिटिश अधिकारियों ने गोली चलाई, जिसमें यह शुरू शहीद हो गई थी। कौन? खम्मा मुक्कोबाई। कारीबाई, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है इन्होंने। कारीबाई ने सिवनी में 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कारीबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज आप पहली बार कुछ ऐसे नाम पढ़ रहे होंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे नाम, और कितनी कितनी शानदार बात है कि सोचो, मतलब इतने लोगों ने बलिदान दिया है, इतने लोगों ने, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। और आज ऐसा लोकतंत्र मिला है जिसमें सभी को आज़ादी है, सभी को हर बोलने की आज़ादी है, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है, जीवन का अधिकार है, पर्यावरण के बहुत सारे अधिकार आपको दिए गए, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। हमारे जो महापुरुष रहे हैं उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हमारा संविधान बना के हमें दिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस लोकतंत्र को बचाए रखें। उसको बचाने के लिए अभी जहाँ-जहाँ, जिस-जिस सीटों पर, जिस-जिस चरण में चुनाव नहीं हुए हैं, वोट देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि लोकतंत्र खतरे में ना आ जाए, ऐसी स्थिति देश में ना बन पाए कि हमारा संविधान ही खतरे में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट करते समय 2 चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो आपका जो प्रत्याशी है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो कोई नौटंकीबाज नहीं होना चाहिए, क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, अभिनेता नहीं होना चाहिए, कहीं से ऐसे लोकप्रिय कोई सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। सीधी-सी बात कहने का ये है, ऐसा सेलिब्रिटी जो रंगमंच कार्यक्रम करते हों या फिर गायक वगैरह, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। कौन होना चाहिए? कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जो वाक़ई में समाज सेवा करना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति आपका प्रत्याशी होना चाहिए। आप उसी का चुनाव करें। रानी फूल कुँवर जो हैं, ये गढ़मंडला के गौड़ शासक शंकर साय की पत्नी थीं। इनसे क्वेश्चन बन सकता है रानी फूल कुँवर से। शंकर साय की पत्नी थीं गढ़मंडला के गौड़ शासक की। शंकर साय की मृत्यु के बाद रानी फूल कुँवर ने ही महाकौशल क्षेत्र में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। तो इन्होंने महाकौशल क्षेत्र में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया है। इनके सम्मान में जबलपुर में फूलपुर तालाब का निर्माण किया है। तो इनके सम्मान में जबलपुर में फूलपुर तालाब का निर्माण हुआ है। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस के समापन समारोह के अवसर पर रानी फूल कुँवर की याद में उनके नाम पर मंडला में पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो रानी फूल कुँवर जो हैं, इनके बारे में याद रखना है कि शंकर साय की पत्नी हैं, गढ़मंडला के गौड़ शासक थे ये, है ना। इन्होंने महाकौशल क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है और इनके ही सम्मान में फूलपुर तालाब बनाया जा रहा है। बंजारी सें कोरकू, इनके बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। गंधू सें गौड़ जो हैं, डिंडोरी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही है गंधू सें गौड़ की। गंधू सें गौड़ मालगुजारी बेचकर क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया है और डिंडोरी में अंग्रेजी खजाने को भी लूटा है गंधू सें गौड़ ने। महासें गौड़ जो हैं, महाकौशल क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका सेनानी थे। महासें गौड़ जबलपुर क्षेत्र में गिरफ्तार हुए थे। महासें गौड़ कहाँ गिरफ्तार हुए थे? जबलपुर क्षेत्र में। मंगरू गानू उइके जो हैं, मंगरू गानू भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका जन्म 5 नवंबर 1901 को बौद्धौना में हुआ था। मंगरू गानू उइके, इनके पिता का नाम था गुन उइके और इन्होंने 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राजा अर्जुन सिंह गौड़, ये फतेहपुर के जागीरदार थे। बुंदेला विद्रोह में राजा पारीछत एवं 1858 में तात्या टोपे की सहायता की है राजा अर्जुन सिंह गौड़ ने, सिर्फ इतना ही याद रखना है। उम्मेर सिंह गौड़ 1857 क्रांति के नायक, खुरई में अंग्रेजों से मोर्चा लिया है उम्मेर सिंह गौड़ ने। अब हमें देखना है राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्ति जो रहे हैं उनके बारे में जानना है, तो इस टेबल में हम उन्हीं के बारे में समझेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जनजातीय व्यक्तियों में आपको पहला जो नाम याद है रखना है, नरेश चंद्र सेन। ये गौड़ जनजाति से संबंधित हैं।
और इनकी जो रियासत है सारंगगढ़ रियासत है। कौन सी है? सारंगगढ़ रियासत के ये संबंध रखते हैं। नरेश चंद्र सेन गौड़ जनजाति से हैं। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे हैं नरेश चंद्र सेन। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कार्यवाहक कार्यकाल 13 से 25 मार्च तक रहा है नरेश चंद्र सेन का। राजा नरेश चंद्र दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा में भी सदस्य रहे हैं। अगला नाम है दिलीप सिंह भूरिया। ये भील जनजाति से संबंधित हैं और झाबुआ के हैं। 1980 ईस्वी में पहली बार सांसद बने। वह 6 बार सांसद रहे हैं। अटल सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। वह भूरिया आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। पेशा कानून बनाने का श्रेय जो है वो भूरिया को ही जाता है, तो दिलीप सिंह भूरिया को ही जाता है। दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में तेंदुपत्ता नीति बनाने का लिए भूरिया कमेटी भी बनाई गई थी। अगला नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते। ये मंडला जिले से संबंधित हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं ये मंडला जिले से संबंधित हैं और मंडला में लोकसभा सीट से 6 बार विजयी हुए हैं। ये 1989 में पहली बार मंडला से विधायक चुने गए। 1999 से 2004 ईस्वी तक केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। 2012 में राज्यसभा में चुने गए तथा 2014 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में पुनः जीत दर्ज की। 2016 ईस्वी में 2017 ईस्वी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रहे हैं। कौन? फग्गन सिंह कुलस्ते। अगला नाम है जमुना देवी का। ये धार जिले से संबंधित हैं जमुना देवी। तो ये इनका नाम भी याद रखना। इनको बुआ जी उपनाम से पुकारा जाता है और 6 बार चुनाव जीतकर विधायक बनी हैं ये। 1962 में पहली बार झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था इन्होंने। फिर 1978 ईस्वी से 1981 ईस्वी तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। 1998 ईस्वी में मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री एवं 2003 ईस्वी में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी बनी हैं। 2001 ईस्वी में उन्हें भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जो जमुना देवी हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी बनी थी। कौन? जमुना देवी 2003 में। कांतिलाल भूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, झाबुआ जिले से संबंध रखते हैं। कांतिलाल भूरिया जन्म झाबुआ में ही हुआ है, मध्य प्रदेश के झाबुआ। 1998, 99, 2004 ईस्वी और रतलाम 2009 और 2015 से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 15वीं लोकसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री रहे हैं कांतिलाल भूरिया। उमंग सिंघार की बात करें तो ये धार जिले से संबंधित हैं और कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे हैं उमंग सिंघार। ये गंधवानी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य हैं। वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं उमंग सिंह सिंघार। अब इनको हम एक एक करके विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले नरेश चंद्र सेन के बारे में जानेंगे। ये सारंगगढ़ राज्य के शासक थे, है ना। तो छत्तीसगढ़ के 22 गढ़ के राजा नरेश चंद्र सेन मध्य भारत में सारंगगढ़ राज्य के शासक थे, जिन्होंने 1 जनवरी 1948 को भारत में अपने राज्य को विलय किया। 1952 में इन्होंने पहला चुनाव जीता और मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री चुने गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 13 से 25 मार्च 1969 रहा है, 13 दिन का। यह मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कहलाते हैं। ये दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। अगला नाम है दिलीप सिंह भूरिया। इनका जन्म झाबुआ में हुआ है 1944 में। कब? झाबुआ में जन्म हुआ है 1944 में और मृत्यु हुई है 2015 में दिलीप सिंह भूरिया की। राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता हैं। इनकी राजनीतिक उपलब्धियां देखें तो ये 6 बार सांसद रहे हैं। 1980 में पहली बार सांसद बने थे। अटल सरकार में SC/ST आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। पेशा एक्ट जो है उसको लाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दिलीप सिंह भूरिया ने। दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में तेंदुपत्ता नीति बनाई गई, एक कमेटी गठित हुई और दिलीप सिंह भूरिया अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बिफोर्स घोटाले की प्रारंभिक जांच के लिए बनी संसदीय कमेटी के भी ये सदस्य रहे थे दिलीप सिंह भूरिया। अगला नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते। इनका जन्म जो है बारबाती मंडला में हुआ है। कब? 1959 में। मंडला लोकसभा से लगातार 6 बार जीत दर्ज की है इन्होंने, मंडला लोकसभा से फग्गन सिंह कुलस्ते ने। और 1989 में पहली बार ये मंडला से विधायक चुने गए थे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे हैं। राज्यसभा के लिए भी चुने गए हैं, लोकसभा के लिए भी चुने गए हैं और 2016-17 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रहे हैं।
वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया है। इसको आप एक बार चेक कर लेना, ये बदले भी जा सकते हैं ना, तो इसको चेक करेंगे। जमुना देवी, सरदारपुर धार में इनका जन्म हुआ 1929 में। जमुना देवी का कैनेडियन स्कूल इंदौर में शिक्षा हुई और मृत्यु जो है 2010 में हो गई थी। जमुना देवी की उपलब्धियों की बात करें तो इनको बुआ जी के उपनाम से जाना जाता है और स्वतंत्रता के पश्चात वे पहली विधानसभा 1952 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक सदस्य रही हैं। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में से 6 बार चुनाव जीतकर ये विधायक बनी हैं। और इनके बारे में यह भी याद रखना है आपको कि झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव 1962 में ये पहली बार जीती थी। राज्यसभा की भी सदस्य रही हैं। मध्य प्रदेश की महिला उप मुख्यमंत्री रही हैं। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में जमुना देवी का नाम याद रखना है। भारत ज्योति सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। कांतिलाल भूरिया, इनका जन्म झाबुआ में हुआ 1 जून 1950 को। मध्य प्रदेश के झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र से ये चुने गए थे और विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। 15वीं लोकसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय भी ये मंत्री रहे हैं। कुमारी मीना सिंह मांडवे जो हैं उमरिया जिले के मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं। उमरिया जिले के मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से, इतना याद रखना है। 2020 में जनजाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री भी रही हैं कुमारी मीना सिंह मांडवे। उमंग सिघार, तो ये कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। वर्तमान में शायद ये नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी नहीं है, वर्तमान में रहे हैं लेकिन, है ना। हाँ, अब हम देखेंगे कला एवं संस्कृति से संबंधित जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनको समझेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण नाम है पेमा फाल्या का। ये भील जनजाति से संबंधित हैं। पेमा फाल्या जो हैं किस जनजाति से संबंधित हैं? भील जनजाति से संबंधित हैं पेमा फाल्या। झाबुआ जिले से संबंध रखते हैं। पेमा फाल्या भील जनजाति, झाबुआ जिला। भील आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध जो पिथौरा चित्रकला है कि सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं पेमा फाल्या। इनको मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर सम्मान 1986 तथा तुलसी सम्मान 2017 से सम्मानित किया है। तो यह भी आपको याद रखना है। तो इनको तुलसी सम्मान 2017 से भी सम्मानित किया गया है पेमा फाल्या को, साथ ही शिखर सम्मान भी दिया गया है 1986 में। गौड़ चित्रकला, अब हम जनगढ़ सें श्याम के बारे में जानेंगे। तो हमने देखो जनगढ़ सें श्याम के बारे में याद रखना है कि गौड़ जनजाति से संबंधित हैं और डिंडोरी के हैं। कहाँ के हैं? डिंडोरी के हैं। गौड़ चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किया। यह कला ही जंगल कलाम कहलाती है। इन चित्रकारों में प्राथमिक विषय गौड़ देवता रहे। साथ ही उन्होंने जानवरों की कटआउट शैली के चित्रों में बाघ, हिरण, कछुए का भी चित्रण किया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा और भोपाल के भारत भवन के गुंबद को भी चित्रित किया गया है। 1986 में शिखर सम्मान दिया गया है जनगढ़ सें श्याम को। तो 1986 में कौन सा शिखर सम्मान दिया गया है? जनगढ़ सें श्याम को। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि 1986 में ही शिखर सम्मान दिया गया था पेमा फाल्या को, जो पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। भूरी भाई जो हैं भील जनजाति से संबंध रखती हैं, झाबुआ की हैं, पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं और भील समुदाय की पहली महिला कलाकार हैं। पेपर का उपयोग किया है इन्होंने चित्रकला के लिए। 2021 में पद्म श्री से सम्मानित की गई हैं। कब? 2021 में। मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर सम्मान 1986-87 में तथा अहिल्या सम्मान 1998 में सम्मानित किया है इनको। वर्तमान में आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल कलाकार के रूप में ये कार्यरत हैं। भूरी बाई का नाम याद रखना है। 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था और 2021 की ही परीक्षा में इनको इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। दुर्गाबाई ब्याम जो हैं ये गोंडी जनजाति से संबंधित हैं, है ना। तो गोंड जनजाति से संबंधित हैं दुर्गाबाई ब्याम और डिंडोरी से संबंध रखती हैं। गोंडी चित्रकला को अपना अलग पहचान प्रदान करके डिगना कला सीखी इन्होंने और इसी चित्रकारी में लोक कथाओं को चित्रित करने की विशेषता है। दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान तथा वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है दुर्गाबाई ब्याम को। जोधैया बाई बैगा जनजाति की हैं। जोधैया बाई और उमरिया जिले से संबंध रखती हैं। बैगा चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पद्मश्री 2020 का जोधैया बाई को दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय मातृ शक्ति पुरस्कार जो है ये 2022 में मिला है। भज्जू सें श्याम तो गौड़ परधाम जनजाति के हैं और डिंडोरी के हैं भज्जू सें श्याम। गौड़ आदिवासी चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान की है इन्होंने भी। 2018 का पद्मश्री सम्मान मिला है भज्जू सें श्याम को।
शांता भूरिया भील जनजाति के हैं और झाबुआ से संबंध रखते हैं। शांता भूरिया भील जनजाति के हैं और झाबुआ से संबंध रखते हैं। भील समुदाय की प्रतिष्ठित चित्रकलाकार पद्मश्री भूरीभाई की पुत्री हैं शांता भूरिया। चित्रों में जनजाति कथाएं, पिथौरा देव, पर्यावरण, आसपास के जनजीवन का चित्रांकन करती हैं शांता भूरिया, जो कि भील जनजाति से संबंधित हैं और भूरीबाई की पुत्री हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति के हैं और बैगा नृत्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त है। इनको 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है अर्जुन सिंह धुर्वे को, जो कि डिंडोरी के हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले पेमा फाल्या के बारे में जाने तो पेमा फाल्या का जो जन्म है चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है पेमा फाल्या का जन्म कहाँ पर हुआ है? चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में। भील आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा है। इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं पेमा फाल्या। जे स्वामीनाथन ने पेमा के पिथौरा में शामिल रूपों की पहचान इस तरह से की है: बाबा गणेश, काठिया, घोड़ा, चंदा बाबा, सूरज बाबा, तारे, सरग। ये सब क्या है? ये उनके विषय हैं, चित्रकारी के, है ना, चित्रकला के विषय हैं। घोड़ा पिथौरा के केंद्र में होता है। पेमा को प्रदेश सरकार ने 1986 में शिखर सम्मान से नवाजा। 2017 में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में तुलसी सम्मान से भी इनको नवाजा गया है। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय से भी में सम्मानित किया गया है। पेमा ने अपने बड़े पुत्र दिलीप और भांजे थावर सिंह को इस कला में पारंगत किया। 2020 में पेमा फाल्या का निधन हो गया है। जनगढ़ से श्याम डिंडोरी जिले के हैं, पाटन गांव के हैं और पारद गौड़ हैं। कैसे हैं? जनगढ़ से श्याम पारद गौड़ हैं। 2001 में जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय में इनका निधन हो गया है। जनगढ़ से श्याम की उपलब्धियों में आपको याद रखना है कि भारतीय कला के एक नए स्कूल जंगल कलाम के निर्माता के रूप में जाना जाता है और कला संग्रहालय भारत भवन के निर्देशक जगदीश स्वामीनाथन के अनुसार अनुग्रह पर भोपाल के में पेशेवर कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। फरवरी 1982 ईस्वी में भारत भवन की उद्घाटन प्रदर्शनी में सर्वप्रथम जनगढ़ के चित्र प्रदर्शित किए गए और 1986 में जनगढ़ को शिखर सम्मान दिया गया है। तो पेमा फाल्या को भी 1986 में ही मिला था शिखर सम्मान। मध्य प्रदेश की विधानसभा और भोपाल के भारत भवन के गुम्बद में भी इनको चित्रित किया गया है, जो आदिवासी और समकालीन भारतीय कला में प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक है। उन्होंने गौड़ चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किया। यह कला ही जंगल कलाम कहलाती है। किसने? जनगढ़ से श्याम ने। जनगढ़ के चित्रों में प्राथमिक विषय गौड़ देवता रहे हैं। साथ ही उन्होंने जानवरों की कटआउट शैली के लिए भी बाघ, हिरण, कछुए का चित्रण किया है। अपने चित्रों में पैटर्न बनाने के लिए रंगीन डॉट्स की लाइन का उपयोग किया है जनगढ़ से श्याम ने। अब हम भूरीबाई के बारे में जानेंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जा सकता है। इनका जन्म जो है झाबुआ जिले के पिटोला गांव में हुआ था। कहाँ हुआ है जन्म? झाबुआ जिले के पिटोला गांव में। पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भूरीबाई भील समुदाय की पहली कलाकार हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए पेपर का उपयोग किया है। तो पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भूरीबाई भील समुदाय की पहली कलाकार हैं, जिन्होंने क्या किया है? चित्रकला के लिए पेपर का उपयोग किया है। भूरीबाई के चित्रों में जानवर, वन, इनके वृक्षों की शांति, गाटला, स्मारक स्तंभ, भील देवी देवताओं, पोशाक, गहने, टेंटू झोपड़ी, अन्नगार, हाट उत्सव आदि शामिल हैं। भील के जीवन के प्रत्येक पहलू को समाहित किया है। भूरीबाई ने हाल ही में वायुयान, टेलीविजन, कार, बसों का चित्रण भी बनाना शुरू किया है। 2021 में इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर सम्मान दिया है इन्हें और 1998 में अहिल्या सम्मान से भी विभूषित हुई हैं भूरीबाई। वर्तमान में भूरीबाई भोपाल में आदिवासी लोक कला अकादमी की कलाकार के रूप में कार्यरत हैं। दुर्गाबाई व्याम का जन्म जो है 1974 में डिंडोरी के बुरबासपुर में हुआ था। कहाँ पर? डिंडोरी के बुरबासपुर में हुआ था और उनके पति का नाम था सुभाष व्याम। गोंडी चित्रकला से संबंधित हैं और डिग्ना कला इन्होंने सीखी है। दुर्गाबाई को दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है और 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। जोधैया बाई जो हैं, इनका जन्म लोहरा गांव उमरिया में हुआ था और बैगा चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। 2020 में पद्मश्री से सम्मानित हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इन्हें राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जोधैया बाई को 2020 में पद्मश्री से सम्मान मिला है और किस चित्रकला से संबंधित है? बैगा चित्रकला से। इटावा में जन्मे बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी गुरु मामा के रूप में जाना जाता है, तो यह भी याद रखना है।
कि बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी या गुरु मामा के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है भीलों का गांधी किसे कहा जाता है, तो बालेश्वर दयाल को। बालेश्वर दयाल ने डूंगर विद्यालय भील आश्रम की स्थापना की। इन्होंने झाबुआ में आदिवासी उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं। शांता भूरिया की बात करें तो शांता भूरिया भील समुदाय की प्रतिष्ठित चित्रकार पद्मश्री भूरीबाई की पुत्री हैं। और देखो पहले क्या होता है, टेबल में इस बुक में शॉर्ट नोट्स दिए रहते हैं और उसके बाद जो है विस्तार से जानकारी मिलती है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि शांता भूरिया भी एक चित्रकार हैं और भूरीबाई की पुत्री हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे जो हैं डिंडोरी से संबंध रखते हैं, बैगा नृत्य हैं। बैगा नृत्य करते हैं कौन से? अर्जुन सिंह धुर्वे। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2022 में। भज्जू सिंह श्याम, इनका जन्म पाटनगढ़ डिंडोरी में हुआ। गौड़ आदिवासी चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करने में भज्जू सिंह श्याम की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसको? गौड़ आदिवासी चित्रकला को। 2018 में पद्मश्री मिला है। और भज्जू सिंह श्याम के कई चित्र किताब का स्वरूप ले चुके हैं। द लंदन जंगल बुक की 30,000 कॉपी बिकी हैं। यह 5 विदेशी भाषाओं में छप चुकी है। इन किताबों को भारत और कई देशों में प्रदर्शित किया जा चुका है। तो ये तो था हमारा जनजातीय व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो अलग से आएंगे, आपको पता ही है, एक ही वीडियो में आएंगे, मेगा मैराथन वीडियो में आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो इसलिए भी नहीं लगाते हैं क्योंकि आप लोग जवाब नहीं देते हो प्रश्न का, है ना। तो उससे फिर फील ही नहीं होता है कि आप लोग पार्टिसिपेट किए हो कि नहीं किए हो। फिर ऐसा लगता है कि हो सकता है आप वीडियो पर आए होगे और चले गए होगे वापस। तो ऐसा नहीं करना होता है। आप जो भी टॉपिक के लगाए गए हैं आपने जवाब ही नहीं दिया है उस साइड से कुछ, तो फिर हमने सोचा इनको बाद में कराएंगे एक साथ। तो सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं ना, 17 टॉपिक, 17 के 17 टॉपिक के एक साथ एमसीक्यू कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, सब्सक्राइब किया होगा जब आपने, तो वो जो बेल आइकन वाला बटन होता है उसको ऑन कर लिया करो, क्योंकि जैसे ही वीडियो आए ना तो सबसे पहले आपको जानकारी लग जाए कि वीडियो आ गया है। तो इसकी अभी ध्यान रखा करो। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जल्दी ही जो यूनिट 1 की संकल्पना एवं विचार वाले जो टॉपिक जोड़े गए हैं उसमें इतिहास में, उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसके वीडियो भी आपको मिलने वाले हैं।